हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेला थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 26। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम आपका देखेंगे अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों की पहचान तथा प्रयोग। तो दोस्तों, इसके बाद बस आपका एक लास्ट चैप्टर बचेगा, 11 चैप्टर, जिसका नाम है विविध, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अलंकार कारक, अपादान कारक, पठन में रुचि का विकास करने की विधियां और सहायक साधनों का महत्व। तो बस वो आपका यही लास्ट चैप्टर बचेगा इस वीडियो के बाद। तो हम अब ये वीडियो के बाद लास्ट चैप्टर वाला वीडियो हम देखेंगे हिंदी के अंतर्गत। तो उसके बाद आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा सारा फोकस आपके सामाजिक अध्ययन पर होगा। तो आज चलिए देखते हैं आज का अध्याय नंबर 10। इसमें है आपका उपसर्ग। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपसर्ग क्या होता है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं और उन शब्दों से एक नया अर्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे आ उपसर्ग, अगर मर में आ उपसर्ग लग रहा है तो वो हो जाएगा अमर। क्लियर। यहाँ पे देखिए आ उपसर्ग है, मर मूल शब्द है और उसका दोनों के मिलन से क्या हुआ, अमर नया शब्द बना। और इसी तरह से हम देखेंगे अति उपसर्ग है और क्रमण मूल शब्द है, उसके बाद नया शब्द क्या बन रहा है, अतिक्रमण। क्लियर। तो आपका इसमें जो पहला शब्द है अति और आ, ये दोनों शब्द आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं। इसी तरह से दोस्तों, जो हम इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स देखते हैं, जिसको हम उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में कहते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। क्लियर। यहाँ पर चलिए आगे हम देखते हैं, उपसर्ग हमने देखा, अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रत्यय बिल्कुल उपसर्ग का उल्टा है। उपसर्ग में क्या था कि शब्द के प्रारंभ में ही नया शब्द जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाद में जुड़ता है। उसे क्या कहते हैं, जो बाद में शब्द जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, जिससे अर्थ परिवर्तित होता है, वो होता है प्रत्यय। जैसे कड़वा, अब शब्द के बाद हट लग जाने से कड़वाहट हो जाती है ना। यहाँ पर देखेंगे कड़वा और यहाँ पर इसमें हट जुड़ा तो कड़वाहट हो गया। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे पे पढ़ धातु है, जिसमें शब्दांश आई जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। और इसी तरह से हम देखेंगे इसमें जो प्रत्यय है, इसमें मुख्यतः हम देखेंगे तो संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्दों की रचना इससे की जाती है। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे तद्धित प्रत्यय क्या होता है। धातु के अतिरिक्त, दोस्तों इसके पहले हम लोग जब देखे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कृत प्रत्यय था, इसमें कृत प्रत्यय में क्या था कि क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगने वाला जो भी शब्दांश होता है वो कृत प्रत्यय कहा जाता है उसे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये आपका कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो कृत है, ये धातु में जो कृत प्रत्यय है वो धातु के पश्चात लगने वाला शब्दांश जो होता है वो होता है कृत प्रत्यय। और यहाँ पर हम देखेंगे जो तद्धित प्रत्यय होता है वो धातु के अतिरिक्त संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर
तद्धित प्रत्यय बनाया जाता है। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना रहता है, कृत प्रत्यय जो होता है वो धातु के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उसे कहते हैं, और जो ये यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है इसमें संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर तद्धित प्रत्यय बनाया जाता है। बस आपको इतना ही अंतर समझना है। जैसे पुस्तक शब्द में आलय जोड़कर क्या बन गया, पुस्तकालय। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा था क्या जुड़ रहा था, यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे पढ़ का क्या हो रहा है, पढ़ाई। यहाँ पर पढ़ाई एक कार्य है ना, तो ये आपका धातु के साथ जुड़ रहा है। क्लियर। बस आपको यही ध्यान देना है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रत्यय निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए अधिकृत, अधिकृत हो जाएगा अनुक्रमणिका। यहाँ पे देखिए ये आपको अलग से शब्द दिया है, फिर शब्दांश दिया है, फिर प्रत्यय दिया है। यहाँ पे शब्द है क्या, अधि, शब्दांश क्या है, कृत, और प्रत्यय क्या है, अधिकृत। और इसी तरह से अनुक्रम जिसमें ऋका शब्द जुड़ा है जो बन गया है अनुक्रमणिका। यहाँ देखिए अनेक जिसके साथ अर्थ जुड़ गया है तो क्या हो गया, अनेकार्थ। यहाँ पे देखिए अनुरूप जिसके साथ ता जुड़ गया है तो क्या हो गया, अनुरूपता। यहाँ पे देखिए उच्च इसके साथ क्या जुड़ गया है, तम, उच्चतम। क्लियर। यहाँ पे देखिए कर्तव्य इसके साथ जुड़ गया है पालन, कर्तव्य पालन। क्लियर। और क्या है, कर्म, कर्म के साथ क्या जुड़ा है, शाला, कर्मशाला। यहाँ पे देखिए कार्य आगे जुड़ा है भार, कार्य भार। क्लियर। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रत्यय तथा उपसर्ग में क्या अंतर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। दोस्तों इसके पहले देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले समझ चुके हैं कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग के पहले जो शब्द यहाँ पर जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो दोस्तों यही अंतर आपको बताना भी है। यहाँ पे प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कार्य धन आलय, कार्यालय। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आलय जो है ये कार्य के बाद जोड़ दिया गया है, यानी कि ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अब हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग में जो शब्दांश होता है, शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। जैसे पालन से पहले अनु जोड़ देने से अनुपालन शब्द बन जाता है। तो दोस्तों ये अनु जो है ये क्या है, ये उपसर्ग है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि उपसर्ग शब्दांश के पहले जुड़ेगा और जो प्रत्यय होगा वो शब्दांश के बाद में जुड़ेगा। क्लियर। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपालन क्या है या फिर आपसे पूछा जाए कड़वाहट क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको डिफाइन कर ले जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड बाद में जुड़ा है, कौन सा वर्ड पहले जुड़ा है। जो पहले जुड़ा होगा वो उपसर्ग होगा, जो बाद में जुड़ा होगा वो प्रत्यय होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आगे चलते हैं, सामासिक पद। आज ये चैप्टर हमें ख़त्म कर देना है दोस्तों, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं सामासिक पद क्या होता है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं कि ये सारा आपके इसी डीएलएड में ही केवल काम आने वाला है, ये आपके दोस्तों टेट, सुपर टेट में भी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, सी टेट में। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप पढ़ें ध्यान से पढ़ा करिए, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें सामासिक पद क्या होता है। समास और इक का प्रयोग होकर सामासिक पद बना है। जिन दो पदों में समास होता है वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक है। क्लियर। यानी कि जहाँ पर दो पद आपस में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, सामासिक पद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं समास का अर्थ। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी कि छोटा।
2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरण विद्यालय, माता पिता, यथाशक्ति आदि। तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपका होता है विद्याधन आलय, माता और पिता, यहाँ पर और छिपा हुआ है, यथाशक्ति ये आपका क्या अव्यय है यथा। क्लियर। आगे देखते हैं, सामासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, तो मेघनाद मेघ के समान नाद यानी कि जो बादल की गड़गड़ाहट होती है जिस तरह से, उसी तरह से खूब तेज आवाज, जिसको एक अलग यहाँ पे देखिए अर्थ निकल रहा है मेघनाद। तो ये क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो समासिक पद को जब हम तो इसका कुछ अलग अर्थ निकल रहा, तो ये क्या हुआ, ये होता है समासिक पद। क्लियर। अब हम दोस्तों यहाँ से देखेंगे समास के भेद। यहाँ से आपको जानना है कि समास के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आपने समझा कि समास क्या होता है, 2 समासिक पद आपस में जहाँ जुड़ते हैं वो होता है समास। क्लियर। 2 पद आपस में जहाँ जुड़े हुए मिल रहे हैं वहाँ पे हो गया आपका समास। क्लियर। यहाँ पे आपने देखी परिभाषा, क्या क्या परिभाषाएं थी यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। क्लियर। अब यहां से हम देखेंगे समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और 5वां है द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। यहाँ देखिए, जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो दोस्तों अव्यय का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अव्यय का मतलब यहाँ आप देखेंगे अव्यय, 2 शब्द हैं इसमें ना, यहाँ पे देखिए जब इसका हम विच्छेद करें तो यहाँ ये शब्द 2 तरह से टूट रहा है। इसमें आपका पहला है आ और दूसरा है व्यय, जो खर्च ना हो। तो यहाँ पर जो अव्यय का मतलब होता है, आप नीचे देखिए तब समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे यथा, प्रति, भर, रातों और आ। यहाँ पे आ, ये जो आगे वाले पद आपको दिख रहे हैं ये क्या है, अव्यय हैं, जहां पर आपको ये सारे कभी भी किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं होते। ये आपके किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं होंगे, यानी इनका लिंग वचन से कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा। तो ये होते हैं अव्यय। अब आप ध्यान से देखेंगे फिर, तो यहाँ पर जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह होता अव्ययी भाव समास। यहाँ पे उदाहरण हम देखेंगे, यथा संभव यानी कि जैसा संभव हो इसका विग्रह करने पर, और प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भर कर। क्लियर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण मतलब होता है मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु तक। अब दोस्तों हम देखेंगे दूसरा तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। क्लियर। इसमें कर्म कारण से लेकर के, यहाँ पे करण होगा, यहाँ पे कर्म करण से लेकर के यहाँ पर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। यानी कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपको और भी पार्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये आपके अलग अलग तत्पुरुष समास के अंतर्गत समास आते हैं, जिसमें वहाँ पर विभक्तियों का लोप होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को। तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप उसका विग्रह करेंगे तो आपको दिखाई देगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के। तो इस तरह से आपको वो जब आप उसका विग्रह करते हैं तभी वो शब्द आपको जो छिपे होते हैं वो दिखाई देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इन विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्लियर, ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा, कर्मधारय तत्पुरुष। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल यानी कि नीला कमल, इसमें नीला विशेषण और कमल क्या है, संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसमें उत्तर पद प्रधान है। और यहाँ पर एक और भी ध्यान देने की बात है कि उत्तर पद तो प्रधान है, लेकिन इसमें पहला पद जो है वो विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे नील कमल यानी कि नीला कमल, इसमें पहला पद देखिए ये क्या है, विशेषण है आपका, और कमल क्या है, संज्ञा है। क्लियर, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत। यहाँ पर इसी तरह के उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पीतांबर यानी कि पीला अंबर, नील गगन यानी कि नीला गगन, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, महापुरुष महान है जो पुरुष, लौह पुरुष लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष। क्लियर, ये आपका हो गया तीसरा नंबर। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पर क्या है, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, बस आपको ये देखना है कि जो पहला पद है वो क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। ये पद आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये द्विगु समास है। और संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो। क्लियर, यहाँ पे पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब उदाहरण आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए चौराहा, यहाँ पे चौ का मतलब क्या है, चार, चार राहों का समूह। यहाँ पे देखेंगे तिरंगा, ती का मतलब तीन, रंग का मतलब तीन रंगों का समूह। क्लियर, यहाँ पे देखेंगे त्रिभुवन, यहाँ पे त्रि का मतलब क्या है, तीन, भुवन तीनों भुवनों का समाहार। क्लियर, यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। दोस्तों अष्टाध्यायी किसकी रचना है, कमेंट करके हमें बताइएगा। और एक दंत हम किनको कहते हैं, एक दंत हम कहते हैं गणेश जी को। एक दंत यानी कि यहाँ पे क्या होगा इसका, एक दंत वाला, एक दंत का मतलब एक दंत वाला, दो पहाड़ यानी कि दूसरा पहाड़। दोस्तों यहाँ पर आप ये ना सोचेगा कि एक दंत है तो बहुब्रीही हो जाएगा। यहाँ पर एक दंत आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एक है ये संख्यावाचक है, तो ये किस में जाएगा, द्विगु में जाएगा। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर नंबर 5 पर, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो, यहाँ पे और नहीं बल्कि और होगा। क्लियर, यहाँ पे आपका और होगा, और या अथवा लगता हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको ये डैश वाला निशान दिखाई देगा दो शब्दों के बीच में, माता पिता, जब भी आप लिखते हो माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, राम लक्ष्मण, राग द्वेष, भला बुरा, दाल भात, तो इसमें क्या है, ये देखिए आपका और छिपा हुआ है, सब में और या और ये आपको छिपा हुआ मिलेगा। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये किस में जाएगा, द्वंद्व समास में जाएगा। क्लियर, आगे हम चलते हैं बहुब्रीहि समास। दोस्तों ये भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दोनों पद प्रधान मिल रहे हैं, लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें। यहाँ पर देखिए दो पद आपस में मिलेंगे और दोनों ही पद प्रधान होंगे, ये सबसे
महत्वपूर्ण आपका समास है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना कोई एक पद प्रधान है बल्कि दोनों पद प्रधान होंगे, और साथ ही यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वो जो साधारण अर्थ है उस अर्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों पद प्रधान होंगे, साथ ही साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करेंगे, तो वह क्या होंगे? बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला क्यों हो गया था? क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया। क्लियर? अब हम देखते हैं लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, हम ये किसको कहते हैं? गणेश जी को। गणेश जी का पेट काफी बड़ा आपको दिखता होगा। आगे हम देखते हैं षडानन, सट है आनंद जिनके, यानी कि गणेश जी। चंद्रशेखर, जब आप इसका विग्रह करेंगे, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी कि भगवान शिव। पंकज, यहाँ पर देखिए ये जो पंकज है ये किसी विशेष अर्थ को इसलिए प्रकट कर रहा है क्योंकि इसके जो भी अर्थ हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको। पंक का मतलब होता है कीचड़, और यहाँ पर ज, पंक धन ज, जिसका मतलब आपका हो जाता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। क्लियर? यहाँ पर पंकज हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? यहाँ पर पंकज हम कमल के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। और आज का आपका क्वेश्चन ये था कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और ये आप खुद से सर्च करके हमें बताएंगे, या आपको पता होगा या फिर कहीं से आपको सर्च करना पड़े, लेकिन आप सारे भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। और आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है, साथ ही टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियोज की लिंक भी आपको डेली की डेली प्रोवाइड की जाती है, और आपके ये सारे वीडियोज की PDF भी। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।